फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 20 इंडियन पॉलिटी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इस क्लास में हम लोग एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास में देखेंगे कि आफ्टर, यानी कि ये दिस अ पार्ट 1। इस पार्ट 1 के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टेट्स का, क्योंकि कैबिनेट मिशन के हिसाब से तो स्टेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में कैटेगराइज था। तो फिर कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया, जानते हो बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बाद फिर स्टेट्स कैसे चेंज हुआ, और उसके बाद तो एक सिलसिला चला है, बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग डिवाइड हुए, बहुत नए नए स्टेट्स भी बने हैं। तो इवोल्यूशन देखने जा रहे हैं हम लोग। शुरुआत में क्या है कि प्रिंसली स्टेट को कनेक्ट करना है, प्रिंसली स्टेट को यूनियन के अंदर लाना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का साइन होगा। याद करो बच्चे लोग, पीआईडी में, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में हम लोग जरूर दो चीज़ कभी कवर किए थे, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। हालांकि उसका रोल यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी विद्यार्थी लोग को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ क्या है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद ने किया था ना, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हो तो जैसे ब्रिटिश के टाइम में जो स्टेटस को था, हाँ, जैसे ब्रिटिश के टाइम में जो स्टेटस को था प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वही चीज़ को सुनिश्चित करता है कि उसी तरह का स्टेटस को मेंटेन रहेगा। जहाँ तक सवाल है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन का, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन यदि किसी प्रिंसली स्टेट ने साइन किया, इसका मतलब क्या कि वो यूनियन का हिस्सा हो गया, भारत का वो हिस्सा हो गया। और हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के लिए वी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन, ये तीनों शख्सियत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ, याद करो, बीकानेर हो या बहुत सारे जो जोधपुर हो, बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो आस्ते आस्ते इंडिया का हिस्सा बने हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू। बट यहाँ पे देखो पॉलिटी एज अ पॉलिटी के रूप में देखोगे तो ये टॉपिक तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं, इफ़ आई एम करेक्ट। ये जो पार्ट है, ये जो क्लास नंबर 20 है, क्लास नंबर 19 में ही हम कवर कर चुके हैं कि आर्टिकल 1 का मतलब क्या है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में आपको क्या दिखेगा, और इसका जो सब्सिक्वेंट जो चीज़ है शेड्यूल 1 में भी दिखेगा। हाँ, जैसे पार्ट 1, 2, 2A, 3 एंड 4, ये पार्ट 1 में दिया गया है। बट शेड्यूल्स में देखोगे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 में आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4, ये दो आर्टिकल का यूज़ हुआ है शेड्यूल 1 में। और वहाँ पे भी वही बात है कि भारत का कौन सा राज्य है और कौन सा यूटीज, उसका नाम क्या है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, करेक्ट, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि आर्टिकल 2 क्या कहता है कि कैसे नए स्टेट का रचना हो सकता है, कैसे नए स्टेट का रचना हो सकता है यूनियन ऑफ इंडिया में, और उस स्टेट का भी रचना हो सकता है जो स्टेट पहले से ही अवेलेबल है भारत में, यानी कि वो टेरिटरी भारत का हिस्सा शुरू से रहा, या फिर बाहर का भी हो सकता है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल सिक्किम का एग्जाम्पल है। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1974 में, और फिर उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1975 में एसोसिएट स्टेट से फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। जैसे ही सिक्किम एसोसिएट स्टेट से फुल फ्लेज स्टेट मिला, तो पहले देखो, पहले तो एसोसिएट स्टेट मिला, इसलिए वहाँ पे प्रोविजन दिखेगा आर्टिकल 2A कि सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट बनाया जा रहा है इंडियन यूनियन के साथ। मत चूँकि 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए, तो अब वो कोई एसोसिएट स्टेट तो रहा ही नहीं, वो हट जाएगा, वो जो स्टेटस है वो हट जाएगा। इसलिए इस आर्टिकल को, आर्टिकल 2A को रिमूव कर दिया गया, उसको रिबिल्ड कर दिया गया, समझ गए ना। आर्टिकल 3 देखोगे, यहाँ पे तुमको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कैसे एक नया राज्य बना सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट से कैसे एक नया राज्य बना सकते हैं, कैसे बाउंड्री रीड्रॉ कर सकते हैं, कैसे स्टेट्स का नाम रख सकते हैं, वो सभी चीज़ आर्टिकल 3 में नज़र आएगा। जहाँ तक सवाल है आर्टिकल 4 का, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए जो भी लॉ बनेगा, तो उसकी वजह से कंसिक्वेंट अमेंडमेंट होगा, कंसिक्वेंसेस चेंजेस होगा फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल्स में, समझ गए ना। तो ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ था, एक तरह से रिवीजन था ये। यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स लोग, यहाँ से ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक कि भारत आज़ाद हुआ, करेक्ट, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। मगर भारत आज़ाद हुआ उसके बाद काम तो बहुत कुछ था जी, है ना। इंडिया देखो, इंडिया में इतने प्रिंसली स्टेट, सब प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है कि जो क्राउन का सॉवरेनिटी को तो मान के चल रहा था, बट वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था।
याद करो बच्चे लोग, मॉडर्न इंडिया में वॉइस रॉय, करेक्ट, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों व्यक्तित्व तो एक ही होते थे, यानी कि पर्सन तो एक ही होते थे, मगर दोनों का काम अलग था। वॉइस रॉय क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव रहा है, ठीक है। तो आज़ादी के बाद वॉइस रॉय का कॉन्सेप्ट खत्म होगा फर्स्ट, मगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो चीज़ चलेगा 1948 तक चलेगा, जब तक लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे भारत में। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? तो यहाँ पे देखोगे तो ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, है ना, लगभग 500, वही 560 भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई तो इतने छोटे छोटे स्टेट्स थे जो जिसको कंसिडर करना भी मुश्किल है। बहुत कम स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है। तो मोटा मोटी कह सकते हो रफली 552 प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे जोग्राफिकल एरियाज़ में, इंडिया के जोग्राफिकल एरियाज़ में, जो इंडिया के बाउंड्री में आते, जो अभी का इंडिया देखते हो। उसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया, और जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये लोग बोले कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है, और जूनागढ़ ने तो इनफैक्ट कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। हैदराबाद ने भी कुछ ऐसा ही कुछ बोला। और कश्मीर का इशू जानते हो, कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, बट कश्मीर इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है कि उसको इंडिपेंडेंट रहने ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो गया इधर, फिर हम रिटेलिएट किए इस तरफ। तो देखो 552 स्टेट्स में जो इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है, ऐसे प्रिंसली स्टेट ओवरऑल कहोगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चाहे ईस्ट पाकिस्तान वो तो इंडिया का ही हिस्सा रहा है, टोटल कहोगे तो 570 575 तक चला जाए। कुछ प्रिंसली स्टेट तो पाकिस्तान को भी ज्वाइन किए जो पाकिस्तान वाला एरिया में आते हैं। मैं इंडियन जोग्राफिकल एरियाज में तुमको 552 प्रिंसली स्टेट्स नजर आएंगे, उसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, है ना, ये सब जितने भी छोटे छोटे जो थे, ठीक है ना, मद्रास हो गया, मैसूर हो गया, सब ज्वाइन कर लिया। सॉरी मद्रास बोले, मैसूर, मद्रास तो जानते हो प्रिंसली, वो तो ब्रिटिश प्रोविंस था वो। तो अब देखो तीन राज्य, जो प्रिंसली स्टेट है, जो नेटिव स्टेट है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने ज्वाइन नहीं किया। हम जानते हो कि हमने तीनों को ही लिया है। जैसे हैदराबाद में जानते हो तीनों पावर सेंटर था ना, कम्युनिस्ट पार्टी भी था, कांग्रेस पार्टी भी था, और वहाँ के जो रजाकार्स थे, जो रजाकार्स को वो कर रहे थे, जो अभी के जो इतुहित उद मुस्लिमीन जो है ना, ऐसे कुछ नाम है पार्टी का, ये 3 पावर सेंटर था। वहाँ पे जो मुस्लिमीन जो है वो रजाकार्स को प्रमोट कर रहे थे, जिसके वजह से बहुत कुछ हुआ भी है, वहाँ पे गड़बड़ी हुआ। मैं उसके बाद ऑपरेशन पोलो चला के, यानी कि पुलिस एक्शन से हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। मैं याद करना होगा कि हैदराबाद ने शुरू में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया था ताकि स्टेटस को मेंटेन रहे, बट वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा था वो पसंद नहीं आया सेंटर को भी, यूनियन को भी उस समय। और देखो कैसे हैदराबाद को अलग हम एक राज्य मान लें, क्योंकि वो इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर आता है। देखो मैप देखो उसमें, हाँ, तो कैसे हो सकता है कि ऊपर इंडिया, नीचे इंडिया, बाएं इंडिया, दाएं इंडिया, और बीच में एक कोई स्टेट रहेगा, कोई एक अपना कंट्री रहेगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो फिर बाल्कनाइजेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, ये फिर दिक्कत हो जाएगा, कंटिन्यूटी चाहिए। इसके लिए हमने हैदराबाद को पुलिस एक्शन से, ऑपरेशन पोलो से उसको इंटीग्रेट किया। जूनागढ़ में भी सेम ही हुआ, जूनागढ़ में भी मिलिट्री एक्शन लिया गया वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, वही प्लेबिसाइड हुआ, और वहाँ के 90+% लोग ने कहा कि यस हम इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जूनागढ़ को भी लिया, और कश्मीर को, बिल्कुल कश्मीर याद करो, राजा हरि सिंह ने हेल्प मांगा ना इंडिया से, और वीपी मेनन गए थे वहाँ, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन हुआ, और उसके बाद यहाँ से मिलिट्री भेजा गया, क्योंकि पहले मिलिट्री नहीं भेज सकते हम, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने याद दिलवाया कि ऐसे आप मिलिट्री नहीं भेज सकते हो, पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन होगा। हाँ, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन हुआ तब तक तो बहुत सारा लैंड पाकिस्तान ने ले लिया था। उसके जो पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग जो आए थे, जो ट्राइबल्स टाइप के लोग सब जो थे, वो बहुत सारा एरिया, पूंछ वाला एरिया सब बहुत सारा ऑक्युपाई कर लिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन साइन होकर कम से कम कुछ हिस्सा तो कश्मीर का इंडिया का हिस्सा बना। उसके बाद जानते हो कि कश्मीर का जो इशू है फिर यूनाइटेड नेशन में चला गया, जो कि लंबा समय तक रहा, थैंक्स टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी, कि उन्होंने कहीं ना कहीं उस इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया। आर्टिकल 370 जो कि एक टेम्पररी प्रोविजंस था कश्मीर के लिए, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए, उसको 2019 में ख़त्म कर दिया गया। और अभी जो भारत का जो संविधान है वो भी इक्वली एप्लीकेबल है कश्मीर के ऊपर भी। पहले क्या था, कश्मीर में एक अलग ही संविधान, भारत का भी एक संविधान, कश्मीर का भी एक संविधान। तो अब ऐसा नहीं है, भारत का जो संविधान है, जो यूनियन का संविधान है,
वही सब राज्य के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी वही संविधान होगा। अब सही है, 2019 के बाद सही है। समझ गए ना स्टूडेंट? तो देखो वही चीज़ लिखा है कि हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे वेर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ इंडिया, हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे देखोगे हम जानते हैं कि जो भी प्लान बना भारत में, हाँ, आज़ादी से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तक सभी प्लान कैबिनेट मिशन में लिखा गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया गया था और भारत में भेजा गया था। अच्छा, कैबिनेट मिशन बनाने का इमीडिएट रीजन क्या है? नेवल म्यूटिनी जो फरवरी में हुआ था। फरवरी 1946 में जो नेवल म्यूटिनी हुआ उसका रिजल्ट कैबिनेट मिशन, उसके अगले दिन ही यूके में बनाया गया, फिर बाद में इंडिया में भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन में ही ये सब कुछ व्यवस्था था कि जो भी भारत में जो भी राज्य है उसको 4 तरीके से 4 टाइप का क्लासिफिकेशन होगा उसका। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो शुरू में हमने भी वही अडॉप्ट किया। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ए 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो भारत में जितने भी लैंड्स है, भारत में जो भी स्टेट्स है, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। कोई पूछेगा तो ये प्लान कब रचा गया था? कैबिनेट मिशन का ही रिजल्ट है ये बच्चे लोग, ठीक है? वो सभी चीज़ लिखना है। पार्ट ए में कौन सा राज्य रहेगा? तो पार्ट ए में देखो, पार्ट ए स्टेट्स कंप्राइज ऑफ द 9 अर्स्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि देखो इसमें क्या है कि जो गवर्नर जहाँ पे डायरेक्ट रूल कर रहा है, गवर्नर मतलब क्या है, जो स्टेट है, यानी कि पार्ट ए में 9 स्टेट जो कह सकते हो ब्रिटिश का जो स्टेट है जहाँ पे गवर्नर रूल कर रहे हैं। गवर्नर जनरल भेजेंगे ना, गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, जैसे अभी होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना गवर्नर को, उस तरह। तो कह सकते हो कि ये जो पार्ट ए जो 9 स्टेट है वो ब्रिटिश का फुल फ्लेज स्टेट है उस समय का। पार्ट बी में देखोगे बच्चे लोग, पार्ट बी में क्या है कि प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि पार्ट बी स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ द 9 अर्स्टवाइल। अब देखोगे, अब तो 1950 का बात है ये, तो 1950 में क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है? ए बी सी डी। अब तो 1950 तक तो सब प्रिंसली स्टेट लगभग आ गया, लगभग सब आ गया। तो पार्ट बी में हमने उस प्रिंसली स्टेट को रखा जिसके पास लेजिस्लेचर का भी व्यवस्था था। फर्स्ट में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, तो वहाँ तो प्रिंसली स्टेट का कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन तो बना ही नहीं। प्रिंसली स्टेट इंडिया का हिस्सा बना आज़ादी के बाद, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया गया, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। हाँ, मगर हम इंडिपेंडेंट को लॉर्ड माउंटबेटन ने कोशिश किया कि इंडिपेंडेंट तो नहीं रहने दे किसी को, नहीं फिर दिक्कत होगा। देखो ना, 3 राज्य, तीन जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र जो टेरिटरी है, ये लोग इंडिपेंडेंट रहने का मांग किया ना, रियल में तो होने नहीं दिए इस चीज़ को। तो ये 1950 का चीज़ है, तो इसलिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ये डिफरेंट होगा एज कम 1947 और 1950 का ये डिफरेंट हो जाएगा बच्चे लोग। तो मैं 1950 का बता रहा हूँ कि 1950 में पार्ट बी में कौन से राज्य आते थे? तो पार्ट बी में 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट जो भारत का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पे लेजिस्लेचर वाला व्यवस्था भी है। समझ गए बात को? पार्ट सी में देखो, वो हर स्टेट जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है ब्रिटिश इंडिया का, यानी कि एक तरह से यूटी वाला टाइप का, पार्ट सी में आएगा। एंड सम ऑफ द अर्स्टवाइल, हाँ कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी पार्ट सी के अंदर आ जाएगा, कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी आ जाएगा। चीफ कमिश्नर क्या, जैसे पंजाब वाला बहुत सारा एरिया था ना चीफ कमिश्नर, आसाम वाला कुछ एरिया था चीफ कमिश्नर वाला, कि जहाँ पे चीफ एलजी टाइप का। दिस पार्ट सी इन ऑल 10 इन नंबर। हाँ, इसमें टोटल कितना का है? तो टोटल नंबर कितना था? 10 नंबर था, जो कि सब सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट था। अभी के हिसाब से कहोगे तो ये सब यूटी है उस समय का, कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ कंट्रोल कर रहा है। और अंडमान और निकोबार, ठीक है, एक आइलैंड, एक जो स्टेट कह सकते हो, आइलैंड का जो भी है, इसको पार्ट डी के अंदर डाला गया। तो इस तरह क्लासिफिकेशन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में क्या है? सभी ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस, ब्रिटिश के जो 9 प्रोविंसेस है, जो ब्रिटिश का कभी हिस्सा रहा करता था, वो जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था, जिसमें मद्रास, बम्बई, बंगाल सब आ जाएगा, बिहार, उड़ीसा, एवरीथिंग का, समझे, यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या है? वो हर प्रिंसली स्टेट जो भारत का हिस्सा बन चुका है, और वो उसमें क्या है? लेजिस्लेचर है। पार्ट सी क्या है? सब यूटी, उस समय का यूटीज, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट भी हो सकते हैं। हाँ, तो पार्ट सी में कोई चीफ कमिश्नर वाला प्रोविंसेस है, इसका मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होगा। हाँ, पार्ट डी में मात्र अंडमान एंड निकोबार। तो ये शुरू का क्लासिफिकेशन था बच्चे लोग। अभी जो स्टेट्स देखते हो, ऐसा स्टेट कुछ था ही नहीं वहाँ पे, ये शुरुआत का ये क्लासिफिकेशन है। हाँ, इसमें तुमको चेंजेस नजर आएगा आने वाले समय में।
तो किस तरह का चेंजेस आएगा देख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने धार कमीशन बनाने का बात किया था कि धार कमीशन बनाया जाएगा। धार कमीशन फर्स्ट कह सकते हो कमीशन है जहाँ पे ये ड्यूटी दिया गया था इस कमीशन को, क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का निर्माण हो सकता है। ये क्योंकि मांग तो उठ ही रहा था। याद करो कि मद्रास से टूटने के लिए आंध्र प्रदेश कब से था, वो ब्रिटिश के टाइम से ही वो बेकरार था। हाँ, और एक से एक आंदोलन चले, संयुक्ता आंदोलन सब चल रहा था कि किसी तरह कि मिले, जैसे गुजराती को गुजरात मिले, मराठी को महाराष्ट्र मिले, ठीक है, उसी तरह तेलुगु वाले लोग को आंध्र प्रदेश मिले। तो इस तरह का मांग शुरू से ही चल रहा था विद्यार्थी लोग, बात समझना होगा। तो धार कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था ये देखने के लिए कि कितना फिजिबल है स्टेट बनाना ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के नाम पे। तो देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद रेस्ट ऑफ इंडिया हैज प्योरली एन एडहॉक अरेंजमेंट, यानी कि प्रिंसली स्टेट को भारत का हिस्सा बनाना ये एक एडहॉक अरेंजमेंट था, यानी कि ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं था। और बना लिया, उसका फिर से स्टेट बनाना, और पहले तो हिस्सा बन गया, पहले भले ही पार्ट बी में आ गया हो या पार्ट सी में आ गया हो, तो उसको तो पहले बना लेना है। एंड देयर हैज बीन ए डिमांड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन पर्टिकुलरली साउथ फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। स्पेशली साउथ इंडिया से कह सकते हो कि साउथ इंडिया से बहुत लंबा समय से डिमांड उठ रहा था कि आज़ादी से पहले से इनफैक्ट कि क्या करना है कि स्टेट को डिवाइड करना लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये मांग शुरू से ही था। देखो यहाँ पे तो फलस्वरूप क्या हुआ, अकॉर्डिंगली जून 1948 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप तो भारत जो हमारे इंडियंस लोग ही रहेंगे रूल करने वाले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार कि क्या फिजिबिलिटी है, क्या स्टेट को बनाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इसके लिए कमीशन बना, ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही रोल है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कहा था इसको बनवाने के लिए। हाँ, तो बनवाने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा तो जाहिर सी बात है सरकार बनाएगी इसको, कमेटी सरकार को बनाने का अधिकार है, समझ गए ना। हाँ, अभी कौन सा सरकार है, वो सरकार है जो इंटरिम में कभी सरकार हुआ करता था, अभी वो इलेक्शन से पहले का वो सरकार है, क्योंकि 1951 में जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। तो अभी नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बट नेहरू जी कोई चुन के नहीं आए हैं, ये बात समझना होगा। तो कमीशन ने क्या किया, ये धार कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया दिसंबर 1948 को एंड रिकमेंडेड एट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन अ लिंग्विस्टिक फैक्टर। देख रहे हो ना, बोला कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, स्टेट को बनाया जा सकता है, मगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनाया जा सकता है। किस बेसिस पे हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि लैंग्वेज आधार नहीं हो सकता स्टेट को बनाने का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट और एक लैंग्वेज, दूसरा स्टेट दूसरा लैंग्वेज, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भारत में बहुत लैंग्वेज बोला जाता है। यदि लैंग्वेज यदि प्राइम फैक्टर हो जाए तो फिर देश टूट जाएगा। जो देश हम बनाने का बात कर रहे हैं, जो देश को इंटैक्ट करने का बात कर रहे हैं, जो प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन करने का बात कर रहे हैं, मजबूत बनाने का बात कर रहे हैं, तो वो जो बेसिक इंटेंशन है वही खत्म हो जाएगा यदि किसी भी स्टेट को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाते हैं। तो एस.के. धार कमीशन ने ये अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 को सौंपा। मत देखो फिर से हो गया, फिर से डिमांड उठना होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसके बाद दूसरा कमेटी बनेगा। तो धार कमीशन जो है या धार कमेटी जो है वो लिंग्विस्टिक कमेटी कह सकते हो कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक के लिए बना था। वो ये पूछा भी जाता है सिविल सर्विस में कि जो धार कमीशन बना था वो क्या है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमेटी बना था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसके लिए पहला कमेटी बना था। और दूसरा जो कमेटी बनेगा उसमें स्वयं रहेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सब। देखो वही 5 नंबर में लिखा गया कि दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट। हाँ, लोगों में गुस्सा कि कैसे नहीं हो सकता लैंग्वेज के नाम पे स्टेट का निर्माण। एंड इसके वजह से फिर दूसरा देखो अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी बनाया गया कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में ही। जैसे ये रिपोर्ट सौंपा तो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन गया, लोग नहीं माने और प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फिर से एक कमेटी बनाया गया, समझा। और इस कमेटी में जो मेंबर रहेंगे स्वयं जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, वल्लभ भाई पटेल रहेंगे और पेताबी सीतारामैया रहेंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं पॉपुलरली इनके नाम से ही लिया गया कि JVP कमेटी। J स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P स्टैंड फॉर योर पेताबी सीतारामैया। अच्छा, जो स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों लोग फिगर, पेताबी सीतारामैया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। याद करो 1939 का त्रिपुरी सेशन, यही त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस और इनके बीच में मतभेद हो गया था और गांधी जी का फुल सपोर्ट पेताबी सीतारामैया को था और गांधी जी ने फुल सपोर्ट कर दिया था इनको कि यही प्रेसिडेंट बनना चाहिए कांग्रेस के।
तो 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है उसको लिख लोगे कॉपी में, और उसी समय पिताजी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था ओवर द प्रेसिडेंसीशिप ऑफ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ गए बच्चे लोग? हाँ, और पिताजी सीतारामैया फिर बाद में इंटरिम गवर्नमेंट में भी और बाद में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। हाँ, इन्होंने अपना रिपोर्ट यानी कि जेपीबी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा अप्रैल 1949 को, और इन्होंने भी सेम ही दिया जो धार कमीशन ने जो रिजल्ट दिया ना कि लैंग्वेज के नाम पे नहीं हो सकता है, यदि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना हो, यदि स्टेट को बनाना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाना है, सेम इन्होंने भी वही दिया कमिटी रिपोर्ट। देखो, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949 एंड फॉर्मली रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखो, ये सेम चीज जो धार कमीशन ने किया, सेम हुबहू चीज यहाँ पे भी वही रिकमेंडेशन आया कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट रीऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, कोई स्टेट बन नहीं सकता है। तो इसका मतलब लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, और भी प्रोटेस्ट होगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं तुम लोग को, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी पोटी श्रीरामुलु। हाँ, श्री रामुलु। ये जो पोटी रामुलु हैं, ये जानते हो ना कि एक्टिविस्ट थे। इन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक किया था, समझे? 56 डे, जैसे जतिन दास ने किया था बहुत लंबा प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। ऑन सिमिलर लाइन इन्होंने भी पोटी श्री रामुलु ने भी किया था, और ये चाहते थे कि क्या आंध्र प्रदेश बने, मद्रास से कट के आंध्र प्रदेश बने। जब इनका मृत्यु हुआ तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया वहाँ पे, लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट। फिर नेहरू जी को आना पड़ा और नेहरू जी को कहना पड़ा कि ठीक है, हम मद्रास से आंध्र प्रदेश बना रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट राज्य बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, समझ गए? देखो, हाउएवर इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू, हाँ, सरकार मजबूर हो गया, मजबूरी में आके फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट का घोषणा करना पड़ा कि आंध्र प्रदेश हम दे रहे हैं। हाँ, जो भी तेलुगु भाई लोग जो बोलते थे, तेलुगु जो स्पीकिंग पीपल थे, जो रीजन था उसको अलग कर दिया गया मद्रास स्टेट से, और एक स्टेट बनाया गया एज आंध्र प्रदेश। दिस फॉलोड ए प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुलु, ए कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग, आफ्टर ए 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज। अब देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि लंबा चला है इनके डेथ के वजह से, क्योंकि जानते हो कि ये बैठे हुए अनशन पे 56 डे तक सरकार नहीं झुका। इनके डेथ के बाद तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? कांग्रेस, हाँ, तो उसके बाद देखो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि पीपल में ही था, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स, इनफैक्ट कांग्रेस मैन ही। और जानते हो कि इलेक्शन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था उस रीजन पे, कांग्रेस हार गया था उस जगह पे। जिस जगह पे तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते जो कि बाद में आंध्र प्रदेश बना, उस जगह से कांग्रेस हार गया था, क्योंकि 1951 का इलेक्शन हो चुका है, हाँ, राज्य का भी हो चुका है और तुम्हारा केंद्र का भी हो चुका है। कांग्रेस का कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा वहाँ पे, तो वहाँ से भी मैसेज चला गया, समझ गए ना? तो कोई रिजल्ट नहीं, मतलब कोई निष्कर्ष, कोई वो पॉजिटिव आउटकम नहीं। तो इसलिए नेहरू जी को आना पड़ा आगे, और नेहरू जी को डिक्लेयर करना पड़ा कि अक्टूबर 1953 को हम आंध्र प्रदेश बना रहे हैं। This followed a prolonged popular agitation and the death of Poti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause. समझ गए ना? तो मामला फिर उसके बाद गड़बड़ हो गया। तो बच्चे लोग, दो कमीशन तो हम लोग जान रहे हैं, एक एस.के. धार कमीशन, दूसरा क्या है तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इनका पिताजी सीतारामैया का कमेटी। अब जो तीसरा जो बनेगा कमेटी वो फजल अली कमीशन। अब फजल अली कमीशन जो है उसको लिंग्विस्टिक कमीशन नहीं कहा जाता है, दोनों को लिंग्विस्टिक कमीशन कहा जाता है, दोनों को ही लिंग्विस्टिक कमीशन कहा जाता है। मैं ये लिंग्विस्टिक, क्योंकि ये जो बनाया गया था इस कमीशन को कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइज, क्योंकि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट रीऑर्गेनाइज हो सकता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो आज देखो जो भी राज्य अलग होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर 2 राज्य बना ना, 2 यूटी बना, बिहार 2 राज्य में कन्वर्ट हुआ ना, एमपी 2 राज्य में कन्वर्ट हुआ ना, तो जितने भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा बिल्कुल यहीं से आएगा वो चीज़। तो यहाँ पे देखो, द क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट इंटेंसिफाई द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सही बात है ना? जब आंध्र प्रदेश बन गया तो जाहिर सी बात है बहुत सारा मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे कि मुंबई प्रेसिडेंसी को भी 2 भाग में तोड़ो, गुजरात और महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी उस तरह का मांग चल रहा था, बहुत सारा इस तरह का मांग, सिमिलर मांग चलना शुरू हो गया। तो उसके बाद देखो दिसंबर 1953 में 3 मेंबर कमेटी बनाया गया, और उसमें जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे।
कि फिर से देखा जाए कि कैसे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इसमें देख सकते हो बच्चे लोग, ये 2 शख्सियत 3 मेंबर में तो एक तो वो हो जाएंगे स्वयं फजल अली हो जाएंगे, 2 जो मेंबर होंगे उनका नाम होगा KM पानीकर और HN कुंजरू। 2 दूसरे समझ गए, 2 जो अलग मेंबर हैं। फजल अली के बाद जो फजल अली तो चेयरमैन होंगे, 2 जो मेंबर हैं वो KM पानीकर और HN कुंजरू हैं। और इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा सितंबर 1955 को। और वहाँ पे देखो लैंग्वेज को बेसिस माना गया कि ठीक है लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं हम लोग स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। डैट इज़ द कह सकते हो कि एक लैंडमार्क एक रिकमेंडेशन है कि ठीक है लैंग्वेज कैन बी यूज, मगर केवल लैंग्वेज ही नहीं होना चाहिए, सोल लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है, यहाँ पे देखो बहुत सुंदर तरीके से रिकमेंडेशन दिया गया। बोला कि ठीक है लैंग्वेज हो सकता है, मगर थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं कि हर स्टेट में एक ही लैंग्वेज होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि भारत में बहुत सारा लैंग्वेजेस है, ऐसे तो देश टूट जाएगा। तो इन्होंने जो थ्योरी है कि एक राज्य में एक स्टेट, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने नकार दिया इस कमीशन ने, फजल अली कमीशन ने। एंड इट्स व्यू वाज द यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए, प्राइम कंसिडरेशन होना चाहिए। जब हम कंट्री का फिर से पॉलिटिकल यूनिट्स, पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये कंट्री को यूनाइट करने में बहुत मेहनत लगा है, समझ गए ना, बहुत लोग का जान है ना, जान बलिदान उसमें गया है। तो सोच समझ के करना होगा। और इसके बाद देखो 4 मेजर फैक्टर्स बताए हैं, यानी कि रिकमेंडेशन 4 फैक्टर दिए हैं कि ये 4 फैक्टर के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नंबर 1 देखो, फर्स्ट फैक्टर क्या, नंबर 1 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। कभी भी राज्य को बनाया जाए तो ये चीज़ जरूर सुनिश्चित किया जाए, ये चीज़ जरूर श्योर किया जाए कि इससे यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री पे कोई खतरा ना हो, वो स्ट्रेंथन रहे, वो प्रिजर्व रहे, यानी कि देश किसी तरह नहीं टूटना चाहिए यदि राज्य बन रहा है तो, नंबर 1। दूसरा क्या, हाँ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी। देखो आगे ना सेकंड वाला पॉइंट, हाँ कि लिंग्विस्टिक के नाम पे और कल्चरल होमोजिनिटी। अब देखो कल्चरल होमोजिनिटी का मतलब क्या है कि सेम टाइप का कल्चर फॉलो करने वाला। जैसे बिहार राज्य में छठ पूजा लोग करते हैं ना, जब सब लोग छठ पूजा करते हैं तो सब लोग को क्या लगता है कि हम कॉमन फैमिली मेंबर हैं। तो कल्चरल होमोजिनिटी यानी कि सेम। अब जैसे मान लो कि एक जगह पे बहुत सारा कल्चर है, 10 कल्चर है, तो वो कभी सेम फील नहीं कर पाएगा। तो लैंग्वेज प्लस, खाली लैंग्वेज ही नहीं, लैंग्वेज प्लस कल्चरल होमोजिनिटी होना भी जरूरी है। लैंग्वेज तो सेम हो सकता है यार, अलग अलग धर्म का आदमी सेम लैंग्वेज बोल सकता है ना, ये हो सकता है। मतलब लैंग्वेज प्लस देखो दूसरा फैक्टर उसमें कल्चरल होमोजिनिटी भी होना जरूरी है, ठीक है, उसके बेसिस पर बनाया जा सकता है। मगर उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तीसरा क्या है, 6C देखो, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। ऐसा नहीं कि कोई राज्य बना दे वो गरीब हो जाए, ऐसा नहीं। फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी वाइबल होना चाहिए वो राज्य, ताकि वो राज्य आगे बढ़ सके। पता चला कि बहुत गरीब राज्य बना दिए, उसमें कोई संसाधन ही नहीं है, अब बस केवल उसमें लिंग्विस्टिक और तुम्हारा कल्चरल होमोजिनिटी, तो वो राज्य क्या काम का कहाँ आगे बढ़ पाएगा। तो उसमें टाउन्स भी होने चाहिए, सिटीज़ भी होने चाहिए, इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी होना चाहिए उस राज्य में जिसको बनाया जा रहा है। तो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। और क्या होना चाहिए कि वेलफेयर वाला चीज़ होना चाहिए हर एक राज्य में, जिस राज्य को बनाया गया वेलफेयरिज्म वाला व्यवस्था होना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट में जो बनाया जाए उसमें वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस राज्य में, हाँ उस राज्य में, और नेशन एज अ होल भी होना चाहिए, तो ताकि अछूता ना हो जाए, लोग पीछे ना जाए। ऐसा नहीं कि एक राज्य बना दिया वहाँ पे वेलफेयर मैकेनिज्म ही नहीं चल रहा है। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रिकमेंडेड किया था उस समय फजल अली कमीशन ने, और इसमें कह दिया कि केवल लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी ही एक फैक्टर नहीं हो सकता, दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। आगे देखोगे स्टूडेंट, अब देखो इस कमीशन की वजह से, थैंक्स टू दिस कमीशन, अब कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब 1955 को सौंपा। जब 1955 को रिपोर्ट सौंपेगा तो उसके बाद देखो हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक्ट बनाएगा ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना। अब वो जब बना तो उसके स्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ उसी समय 1956 को। 8 नंबर वाला पॉइंट बता रहे हैं। तो इससे क्या हुआ बच्चे लोग कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के वजह से बना,
ठीक है। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया गया सबको, और सिंपल अब स्टेट और यूटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ स्टेट होगा कुछ यूटी होगा, बात खत्म। समझ गए ना? तो इसलिए देखो आप छठा नंबर देखोगे कि द कमीशन सजेस्टेड द एवोल्यूशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो 4 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी जो है ये जो क्लासिफिकेशन है इसको खत्म कर देना चाहिए। हाँ, अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट बनना चाहिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज बनना चाहिए। इस तरह ये रिकमेंडेशन था। जो ये नहीं कि किसी कमीशन का रिकमेंडेशन हूबहू माने, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके राज्य सरकार अपना हिसाब से काम करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल रिकमेंडेशन को माना बट कुछ मॉडिफिकेशन किया इस पर। हाँ, और फलस्वरूप क्या किया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का पास किया और एट द सेम टाइम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। याद करो बच्चे लोग, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था किसके लिए? बेरूबेरी यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वो करने के लिए, फॉलो करने के लिए। याद रहेगा ना सब चीज़? तो देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो अब जो फजल अली कमीशन ने जो रिकमेंडेड किया था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी खत्म करिए, तो उस तक खत्म किया गया यहाँ पे। यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में जो अंतर था वो खत्म किया, यानी कि वो खत्म कर दिया पार्ट ए और पार्ट बी, अब सब राज्य हो जाएगा। और पार्ट सी वाला जो चीज़ था कि पार्ट सी में है ना कमिश्नर वाला प्लस कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स, वो सब खत्म कर दिया। यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला कॉन्सेप्ट खत्म। सम ऑफ देम वे मर्ज विद द एडजेसेंट स्टेट्स एंड सम अदर्स वे डेजिग्नेटेड एज यूटी। कुछ कुछ जो चीज़ था, कुछ कुछ जो राज्य था, कुछ कुछ जो यूटीज था वो दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया और कुछ कुछ को यूटीज घोषित कर दिया गया। कुछ कुछ जगह को राज्य का हिस्सा बना दिया गया और कुछ कुछ जो है यूटीज का दर्जा दिया गया। तो हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ कि 14 स्टेट्स बने हैं, 14 स्टेट्स बने और 6 यूटीज बने हैं। तो आप देख सकते हो कि 1956 में 14 स्टेट था। कब? 1956 में 14 स्टेट था और 6 यूटी था। वही 2020 में, 2020 कहेंगे क्योंकि 2020 में जो था वो 2024 में भी रहेगा, 25 में भी रहेगा अभी तो 2020 में क्या हो गया कि 14 स्टेट से कितना स्टेट हो गया? 28 स्टेट हो गया। हालांकि इससे पहले 29 स्टेट भी था। जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिए 2 यूटी में, तो इसलिए 14 स्टेट से 28 स्टेट, यानी कि स्टेट डबल हुआ। और यूटी उस समय कितना था? 6 यूटी था, तो अभी कितना यूटी है? 8 यूटी। तो ये लिख लोगे बच्चे लोग कि 1956 से लेके जो बदलाव 2020 तक आया है, 14 स्टेट से अभी 28 स्टेट हुआ, 6 यूटी था तो अभी 8 यूटी हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर पता होना चाहिए तुम लोग को। यहाँ पे देखो तो कौन सा राज्य बना उस समय और कौन से यूटी बने। तो देखो फर्स्ट आंध्र प्रदेश बना ना राज्य, हाँ, मद्रास से कट के। तो देखो उस समय राज्य कौन से 14 राज्य बने थे 1956 में? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार देखो, बिहार में झारखंड भी आएगा, समझे ना। उड़ीसा अलग हो चुका है, उड़ीसा तो 1936 के आसपास ही अलग हो गया था, उससे कट गया था। तो देखो तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, अभी बॉम्बे चल रहा है बच्चे लोग, बॉम्बे के अंदर बहुत सारा है, गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया सब आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये 14 स्टेट है उस समय, ठीक है। और यूटी क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली है ना, हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीन देवी आइलैंड, जो कि बाद में हमने लक्षद्वीप आइलैंड कह दिया तीनों को जोड़ के, ठीक है। मणिपुर देखो, मणिपुर क्या है? यूटी है। एंड त्रिपुरा, ये भी यूटी है, बाद में यूटी से इसको प्रमोट करके स्टेटहुड दिया गया है। समझ गए? तो ये शुरुआत का 1956 का राज्य है और कुछ यूटी है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।